नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नए पाठ के साथ उपस्थित हो गई हूँ जिसका नाम है कर्नाटक संप्रदाय। कर्नाटक संप्रदाय इस पाठ में जो है कर्नाटक की जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर भारत के विज्ञान संस्थाओं के बारे में बताया गया है। फिर वैज्ञानिक जो है दिग्गज लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन कहेंगे वो, उनके बारे में, या फिर कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर प्रसिद्ध कंपनियां हैं जो इनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है या बताया गया है। और फिर हमारे साहित्यकार जो है, पहले के जो साहित्यकार है कर्नाटक के, उनके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। और आज जो प्रसिद्ध है, जो साहित्यकार है, लेखक बोलो, कविता लिखने वाले, उपन्यास जो भी है कर्नाटक के, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले जो है कर्नाटक की प्रकृति सुंदरता है उस के बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ पर कर्नाटक की पर्वतमालाएं होती है, घाट होते हैं आदि, जो है उनकी सुंदरता जो है यहाँ पर दिखाई गई है, बताई गई है। तो हम वो पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। अब यहाँ से प्रकृति के सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोगों को ये पूरा जो मैं बता रही हूँ ये आप लोगों को समझाना और लिखना होगा। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। अर्थात हमें जब कर्नाटक हम आते हैं तो हम वहाँ की जो प्रकृति है वो जो है हमारे आँखों को सुषमा नयन अर्थात हमारे आँखों को लुभाती है। हमारे आँखों में वो सुंदरता क्या है, मन में, आँखों को या मन में जो है समा जाती है। तो इतनी यहाँ की जो है प्राकृतिक सुंदरता है। ठीक है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। अब छोर का अर्थ है किनारा। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं दक्षिण का अर्थ है दक्षिण, वेस्ट। तो दक्षिण से उत्तर के छोर तक जो है फैली लंबी पर्वतमालाएं। तो जो कर्नाटक में जो है दक्षिण से लेके उत्तर तक जो है सब तरफ क्या है, पर्वतमालाएं हैं। ठीक है। और क्या है, पश्चिमी घाट, जिसे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो दक्षिण से लेके उत्तर तक जो पर्वतमालाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है दक्षिण से उत्तर के छोर तक, छोर का अर्थ है किनारे तक, जो भी पर्वतमालाएं, पर्वत का अर्थ है माउंटेन बोलो, पहाड़ जो होते हैं वो आते हैं, तो वो कहलाती है पश्चिमी घाट। ठीक है। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। और ये जो घाट दिखाई देते हैं तो वो क्या है, इन्हें क्या कहला जाता है, सह्याद्री कहला जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा इस पर भी कि सह्याद्री किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये घाट होते हैं दक्षिण से लेके उत्तर की छोर तक, किनारे तक जो पर्वतमालाएं होती है, जो पहाड़ होते हैं, उन्हें क्या है, पश्चिमी घाट कहते हैं। और इन्हीं घाटों को क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतवालियाँ शोभामय है। अर्थात क्या है, दक्षिण में क्या है, नीलगिरी की जो है वो क्या है, पहाड़ या माउंटेन जो है, पर्वत जो है वो भी क्या है, बहुत ही सुंदर नजर आती है, बहुत ही मन को लुभाती है, उसकी सुंदरता देखने के लायक होती है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं। अब ये तो
सुंदरता के बारे में हो गया पश्चिम घाट के। अब यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलोर है। तो यहाँ पर जो है कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ठीक है, दिल्ली में हिंदी। तो इस तरह से हर एक राज्य के एक एक बोल है, एक भाषा है, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है कन्नड़ा बोली जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। और इसकी राजधानी का अर्थ है कैपिटल। इसका कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। यहाँ देश विदेशी के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलोर में आप लोग अभी भी जाएंगे तो बहुत ही क्या है कहेंगे IT कंपनी कहते हैं ना, जो वो कंपनियां ज़्यादा से अधिक जो है वहाँ पर पाई जाती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है जॉब कहते हैं, नौकरियां जो कहते हैं वहाँ मिलती है। तो ये जो राजधानी है कर्नाटक की वो क्या है? बेंगलोर है। और यहाँ पर देश विदेश के लोग क्या है आकर बसे हुए हैं। बेंगलोर शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगों धंधों का भी केंद्र है। तो मैंने कहा ना वो क्या है, एक शिक्षा का ही केंद्र नहीं है, वो क्या है उद्योगों धंधे करना अर्थात बिजनेस कहते हैं ना, तो उसका भी क्या है वो एक सेंटर है, केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्था, अब ये बेंगलोर में ही, कहीं और नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ बेंगलोर में ही, ठीक है। यहाँ पर जो है विज्ञान संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, कंपनीज है, तो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो कौन सी? HAL। अब कंपनियों के नाम देखिए, याद रखिए आप लोग। नंबर 1 HAL, HMT, नंबर 2 HMT, तीसरा ITI, तीसरा BHEL, चौथा BHEL, पांचवा BEL, पांचवा BEL। जैसे बहुत संस्थाएं हैं, तो 5 यहाँ पर संस्थाएं का नाम दिया गया है। इनके जो है आप लोगों को फुल नेम पूछे जाएंगे, पूरा नाम जो है बताना होगा आप लोगों को। तो आगे जो है आप लोगों को शायद दिखाएंगे, होगा इसमें लिखा हुआ, तो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा बेंगलोर को कौन सी सिटी कहते हैं, या फिर बेंगलोर को किस नाम से पुकारा जाता है, ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे आगे पीछे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस सिलिकॉन सिटी याद रहे, ठीक है। तो इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटेल पर अंकित किया है। अब यहाँ पर दिग्गज जो वैज्ञानिक है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। सबसे पहले सर CV रामन, सर CV रामन का नाम है, ठीक है। सर M विश्वेश्वरैया आप लोगों को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध है वो भी। डॉक्टर CNR राव, चौथा जो है डॉक्टर शकुंतला देवी। ऐसे जो है वैज्ञानिकों के यहाँ पे नाम बताए गए हैं। और पांचवा जो है नारायण मूर्ति जो है, वे भी जो है इस विश्व में जो है इनका भी नाम क्या है, प्रसिद्ध है। तो सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो भारत रत्न प्राप्त किसे हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पे नाम है CNR राव, इनको जो है भारत रत्न से पुरस्कार किया गया है। यहाँ अब ये हो गए दिग्गज लोगों के नाम। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया था, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा प्रकृति की जो कर्नाटक की प्रकृति सुंदरता के बारे में बताइए। तो ये आप लोगों को पहला जो है पैराग्राफ वो आप लोगों को लिखना होगा, इससे अच्छा याद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है ये। दूसरा जो है IT कंपनी के बारे में अर्थात कंपनियों के बारे में पूछा गया है। बेंगलोर के बारे में ज़्यादातर अधिक से अधिक
कौन सी कंपनियां वहाँ पे होती है वो पूछे गए हैं। और तीसरा जो है दिग्गज वैज्ञानिक जो है उनके बारे में पूछा गया है। अब चौथा जो है यहाँ पर क्या 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 कहेंगे वस्तुएं पाई जाती है, धातु पाए जाते हैं, सॉरी धातु पाए जाते हैं। अब चौथा यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी धातुएं मिलती है? सोना, तांबा, लोहा आदि। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इस्पात का अर्थ है स्टील, ठीक है। तो भद्रावती में जो है कागज का, लोहे का और स्टील, इस्पात के बड़े बड़े कारखाने हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोगों को ध्यान देना होगा। भद्रावती में क्या है? कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने पाए जाते हैं। भद्रावती में कौन कौन से कारखाने पाए जाते हैं ये प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर कागज, लोहे और इस्पात के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जाएगा। तो इसे एक अंक के लिए भी आप याद करना होगा आप लोगों को। और आगे और है जो 2-3 वाक्य के लिए भी पूछा जाता है, इससे जो है कंटिन्यू है। और इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने, और साथ ही साथ कर्नाटक में बताया गया, ये तो भद्रावती के बारे में पूछा गया था। अब कर्नाटक में जो है कौन कौन से और अधिक कारखाने हैं ये पूछा गया है। तो चीनी है, सीमेंट है, रेशम है और कागज़ है, ठीक है। इसके भी कारखाने यहाँ पर पाए गए हैं। भद्रावती में कौन से कारखाने पाए गए हैं? कागज़, लोहे, इस्पात, स्टील, ठीक है, 3। फिर अब कर्नाटक में कौन से पूछा गया है? चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज़, फिर एक बार कागज़ बोला गया है। तो टोटल कितने कारखाने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कारखाने कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा चंदन का आगार किसे कहते हैं? तो कर्नाटक को कहते हैं। या फिर कर्नाटक को क्या कहा जाता है? तो चंदन का आगार, ठीक है। चंदन का आगार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर विपुल मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में क्या है? चंदन पाया जाता है, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इनसे चंदन का आगार कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। तो इसे चंदन का आगार या चंदन का आगार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है चंदन से ही चंदन का तेल निकाला जाता है और साबुन बनाया जाता है और कलाकृतियाँ जो है वो बनाई जाती है, इसलिए इसे चंदन का आगार कहते हैं। और यह चंदन का आगार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चंदन के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्ण, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती है। तो कर्नाटक में कितनी नदियाँ बहती है? कावेरी 1, कृष्णा 2, तुंगभद्रा 3, ये जो नदियाँ बहती है। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे हजारों एकड़ ज़मीन सिंची जाती है। तो इस पर जो है बांध बनाया गया है, जिसके क्या द्वारा जो है कितनी ही ज़मीन जो है, खेती बोलेंगे या ज़मीन है, सींची जाती है, अर्थात तो कितनी ही खेती बाड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताया गया है, सिंची जाना अर्थात क्या है? हजारों एकड़ ज़मीन सिंची जाती है, खेती बाड़ी होती है उससे, उस बांध से, ठीक है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ऊर्जा उत्पादन का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, एक तरह से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी क्या है? प्रयोग किया जाता है। तो जलाशय बनाए गए हैं बहुत सारे, इस पानी से क्या किया है? नदियों से, जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अर्थात एक एनर्जी जो कहेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाना, दूसरे पानी से दूसरा पानी जो है दूसरे कार्य के लिए प्रयोग करना, ये जो है ये इसका यहाँ पर बताया गया है कि उस नदियों से, उस जलाशयों से क्या क्या सहायता की जाती है। ऊर्जा उत्पादन होता है, वो भी ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित होता है। जोग अभी
गोकाक, शिवन समुद्र आदि जो है जलप्रपात मनमोहक है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्या कहेंगे फॉल्स यहाँ पर पाए गए हैं? तो जोग फॉल आप लोग सुने होंगे ना, गोकाक फॉल भी सुने हैं। वो अभी शिवन समुद्र आदि जो है यहाँ पर जलप्रपात पाए गए हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कौन कौन से जलप्रपात कर्नाटक में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले जोग, अभी, गोकाक और शिव समुद्र, 4 जो है यहाँ पर जलप्रपात पाए जाते हैं। अब ये हो गया नदियों के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, उनसे क्या प्रयोग किया जाता है, और उनसे क्या और कौन कौन से जो है जलप्रपात है। ये 3 प्रश्न यहाँ पर एक ही प्रश्न करके आ जाएगा, तो ये उससे याद रखिए। तो कावेरी नदी, कृष्ण, तुंगभद्रा जो है नदियाँ होती है, उनसे जो है बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाने के कारण जो है 1000 एकड़ ज़मीन की क्या है सिंचाई होती है उस बांध से, और फिर बाद में जलाशय बनाए गए हैं जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, ये उसका प्रयोग किया जाता है। और फिर बाद में जो है जोगफॉल जो कहेंगे, जोग, अभी, गोकाक और शिव समुद्र, ये भी जलप्रपात यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कर्नाटक राज्य की शिल्पकला, अब शिल्पकला के बारे में यहाँ पर कर्नाटक के बताया गया है। कर्नाटक के राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। तो यहाँ पे 3 मंदिरों के नाम दिए गए हैं, वो उन मंदिरों को नाम याद रखना है, और वहाँ की जो शिल्पकला है उसका और वास्तुकला अर्थात एक तरह से बिल्डिंग बनाना, ठीक है। तो वो शिल्पकला के द्वारा बिल्डिंग बनाना, वो उसे कहते हैं वास्तुकला। तो ये यहाँ पर पाए गए। तो वो शिल्पकला का यहाँ पर 3 मंदिर बताए गए हैं। कौन से? बादामी, अहकोले और ये पट्टदकल्लू करके है। उन मंदिरों को उन पर जो शिल्पकारी की गई है उसके बारे में बताया गया है। बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। अब यहाँ पे पत्थर की जो मूर्तियां हैं उस पर शिल्पकारी की गई है। तो कौन सी है वो? बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां हैं वे बहुत ही सजीव लगती हैं। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाती है। हम जब उस मूर्तियों को देखते हैं तो वो जो है हमें रामायण और महाभारत और जो है पुराण जो कथाएं हैं उनकी हमें याद दिलाती है। जब भी आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, आप लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो उनकी वेशभूषा है, ठीक है, वो उन संतों की बोलो या फिर महान पुरुषों की जो वेशभूषा है, जो ऐसा वो देखने से ही चित्रित लगता है कि ये महाभारत के हैं, ये रामायण के हैं। उन वेशभूषा के द्वारा, उन कलाओं के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वो देखते ही हमें क्या होता है ना, रामायण, उन मूर्तियों को देखते ही रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों का हमें क्या होता है, स्मरण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। अब यहाँ पर क्या है, शिल्पकारी हो गई, मूर्तियों की प्रशंसा हो गई। अब क्या है, श्रवणबेलगोला की क्या है, मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है, प्रतिमा कहेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं, जो कितने फुट है, 57 फुट जो है ऊंची है। प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रवणबेलगोला की मूर्ति कितनी प्रतिमा जो है कितनी फुट ऊंची है? तो 57 फुट ऊंची है। ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला में जो है 57 फुट ऊंची जो है गोमटेश्वर की जो है
एक प्रतिमा एक शिला प्रतिमा अर्थात क्या है, एक पत्थर लिया गया है, उससे ही वो मूर्ति बनाई गई है। ऐसे नहीं कि एक लिया फिर दूसरा जुड़ाया फिर तीसरा जुड़ाया, ऐसे नहीं, एक ही पत्थर से जो है उस प्रतिमा को बनाया गया है। तो वो प्रतिमा किसकी थी? गोमटेश्वर की। तो वो कितनी फुट ऊंची है? 57 फुट ऊंची है। तो एक शिला का अर्थ है एक ही पत्थर से, ठीक है। जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है, वो जो प्रतिमा है वो क्या संदेश दे रही है? त्याग और शांति का, कि शांति से रहो और त्याग करते रहो। तो इसका जो है हमें संदेश देती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि उस प्रतिमा से हमें क्या संदेश मिलता है? तो त्याग और शांति का संदेश मिलता है। अब ये हो गया मूर्तियों की बात और शिल्पकला की बात और प्रतिमा की बात। अब जो आ रहे हैं यहाँ पर जो है म्यूजियम जो कहेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो आगे पढ़ेंगे। विजयपुरा के गोल गुम्बद की व्हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। तो अब यहाँ पर विजयपुर अर्थात बीजापुर को विजयपुर कह रहे हैं अब। तो बीजापुर में जो है अब गोल गुम्बद आपने सुना होगा जो बहुत प्रसिद्ध है। तो उसका जो है व्हिस्परिंग गैलरी उसके बारे में कह रहे हैं। तो वो एक हो गया। दूसरा जो संदेश दे रहा है, मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। मैसूर का जो राजमहल है उसकी जो सुंदरता है वो क्या है? कर्नाटक के सुंदरता का क्या है? प्रतीक है। वैभव का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। तो यहाँ पर बीजापुर का ये बताया गया है। गोल गुम्बद के बारे में बोला है जो व्हिस्परिंग गैलरी है वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। फिर मैसूर का राजमहल इस बारे में बोला गया है। फिर अब जो है प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। और मैसूर में जो है क्या क्या बताया गया है? मैसूर का राजमहल और दूसरा प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, ठीक है। सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल आर्ट गैलरी, ये जो क्या है ये आर्ट गैलरी है जगनमोहन राजमहल। इसका भी जो है वस्तु संग्रहालय जो म्यूजियम कहते हैं हम एक तरह से, वो भी वहाँ पे बताया गया है। दृष्टांत का अर्थ है जिसका कोई दूसरा क्या है उदाहरण नहीं होता। तो व्हिस्परिंग गैलरी जो है वो क्या है, उसके उदाहरण कोई दूसरी नहीं है, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। फिर मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है, राजमहल के बारे में बताया गया है। फिर प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च उसके बारे में कहा गया है। फिर आर्ट गैलरी जो म्यूजियम एक तरह से कहेंगे वो जगमोहन राजमहल ये होता है, ठीक है। उसका संग्रहालय वहाँ पर है। अब ये सब तो हो गए वस्तुओं के बारे में, शिल्पकला के बारे में, मूर्तियों के बारे में, प्रतिमा के बारे में, सौंदर्य के बारे में, प्रकृति सौंदर्य के बारे में। फिर बाद में वैज्ञानिकों के बारे में और जो नदियाँ बहती है उसके बारे में। ये एक सब कुछ दिया गया है। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पर राज किया इस बारे में हम पढ़ेंगे। गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, ओडेयर आदि राजवंशों ने तथा कृष्णदेव राय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यहाँ पे कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे राज किया, उनके कौन कौन से राजवंश यहाँ पर हो गए हैं, तो उनके सबके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। मुझे नहीं लगता ये कुछ महत्वपूर्ण है। अब आगे चले, जो बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है सबसे अधिक, मैं बताऊंगी। ठीक है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कृति फैलाई है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकार समाज सुधारक थे। अब यहाँ पर बसवण्णा के बारे में बताया गया है। कर्नाटक के जो प्रसिद्ध वचनकार थे वो कौन थे? बसवण्णा थे, जो क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। ठीक है। अक्का महादेवी, अलम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। तो ये जो वचन करते थे, ये जो वचनकार थे, ये क्रांतिकार भी थे। कौन से क्रांतिकार थे? समाज सुधारक थे। ये समाज को सुधारने का निर्णय कर चुके थे, अर्थात उनके वचनों में समाज सुधारक की बातें होती थी। तो उनके साथ साथ जो बसवण्णा थे वो ये पहले के साहित्यकार है, तो उनके बारे में बताया गया है। अक्का महादेवी वे थे, फिर अलम प्रभु, ये जो थे ये संत लोग थे जिन्होंने वचनों द्वारा जो है प्रेम, दया और धर्म की सीख दी। ठीक है। अपने वचनों के द्वारा प्रेम को, दया को और धर्म को क्या किया है? उसकी सीख दी, अर्थात सब लोगों को जो है समझाने का प्रयास किया है अपने वचनों द्वारा। ठीक है। तो इनका बहुत योगदान रहा है हमारे कर्नाटक संप्रदाय में। ठीक है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। तो ये जो भक्त थे, पुरंदरदास, कनकदास आदि जो है ये भक्त थे। तो इन्होंने क्या किया? अपने कविताओं के द्वारा, ठीक है, अपने कविताओं के द्वारा क्या है? भक्ति, नीति और सदाचार के गीत गाए हैं। अर्थात क्या है? हर एक की भलाई करना है, सभी को अच्छे कार्य करना है, सभी का सम्मान करना है, आदि जो भी है अच्छी बातें जो है इन्होंने अपने कविताओं द्वारा बताई है। पंपा, रन्ना, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांग आदि ने महान कवियों की रचना कर कन्नड़ा साहित्य को समृद्ध बनाया है। और ये जो है थोड़े दिए गए हैं कवियों के नाम, उन्हें आपको याद रखना है। इन्होंने भी क्या किया है? महान काव्यों की रचना की और क्या है? कन्नड़ा साहित्य को क्या है? एक नई दिशा दिखाई है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाई देंगे। ठीक है। इनमें से अब जो है आज के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है उनके बारे में, ये तो पहले के हो गए साहित्यकार। अब जो है आज के प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं उनके बारे में भी बताया थोड़ा सा। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती, वेंकटेश अयंगार, विकुर गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कर्नाड आदि चंद्रशेखर कुंभार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। अब इनको जो है ये जो कहेंगे साहित्यकार है, इन्हें क्या किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इनके नाम भी आप लोगों को याद रखने होंगे। ठीक है। इसके और इससे बस इतना ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर कर्नाटक में क्या क्या महत्व है ये बताया गया है। तो यहाँ की प्रकृति सुंदरता दिखाई गई है। दूसरा IT कंपनी जो है वो बताया गया है। और फिर बाद में कौन कौन से कारखाने हैं वो है। फिर कौन कौन सी नदियाँ बहती है वो है। फिर यहाँ पर जो है क्या कहेंगे मूर्तियाँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ है वो दिखाया गया है। फिर शिल्पकला, जो कौन से मंदिरों में शिल्पकला अधिक सुंदर दिखाई देती है वो है। फिर प्रतिमा जो है किसकी? गोमतेश्वर की प्रतिमा, उसके बारे में बताया गया है। फिर गोल गुम्बद है, मैसूर राजमहल कर्नाटक का जो है वो है। म्यूजियम है, जो वस्तुकला जो वहाँ पर रखी जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। आर्ट गैलरी जिसे कहते हैं। फिर यहाँ पे जो राजवंश जो है, जो राज यहाँ पर रह चुके हैं
उनके बारे में भी, उनके नाम भी लिए गए हैं। और पहले के जो साहित्यकार है और आधुनिक जो है उसमें किन किन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इस बारे में ये इसमें यहाँ पर इस निबंध में जो है बताया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग फिर एक बार जो है इसे 1 से 3 बार आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इसमें से अधिकतर जो है प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछे ही जाते हैं। तो ये पाठ जो है आप लोगों को कम से कम 5 बार तो पढ़ना ही है, एकदम तुमको याद रखना है इस पाठ को। सबसे पहला प्रश्न जो है 4-5 वाक्यों के लिए, उसमें सबसे पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा, ठीक है, ये अधिक पूछे गए हैं। आप लोगों को दूसरा भी याद रखना है, मगर सबसे अधिक ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई शुरू की होगी और इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस पाठ पर ज़्यादा, सभी पाठों में से सबसे ज़्यादा पाठ इस पाठ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अधिक प्रश्न पूछते हैं इस पर। तो इसके साथ ही मैं प्रश्न उत्तर आप लोगों को PDF द्वारा भेजूंगी, उन्हें अच्छा पढ़िए, ठीक है। अब मैं आगे चाहूँगी। नमस्ते।